हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। चलिए आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं जो हमारा है वह उसी चैप्टर पे एनसीईआरटी के संसाधन एवं विकास पे। इस पे हम 5 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जो आपने देखी ही होगी। उसका हम लास्ट टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका चैप्टर है भूगोल से। उस टॉपिक का नाम है मृदा अपरदन अब हमें इसमें समझना क्या है। देखिए होता क्या है, 2 शब्द मिलकर बने हैं इसमें, मृदा और अपरदन। मृदा हम जानते हैं मिट्टी का वह भाग जो ऊपरी उपजाऊ भूमि होती है उसको मृदा कहते हैं। अपरदन को हमें समझना है। अपरदन से यहाँ मतलब है मिट्टी के कटाव से या मिट्टी के बह जाने से। अब अगर उपजाऊ मिट्टी वो ऊपरी मिट्टी बह जाएगी तो उतनी ज़मीन उपजाऊ नहीं बचेगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों की या देश में या भारत में, मृदा अपरदन, क्योंकि इससे भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है। इससे पहले की वीडियो आप ज़रूर देखें चैनल पर जाके। आज हम यहाँ इसको समझने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को। आशा है आपको ये पूरा क्लियर होगा। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मृदा अपरदन के कारण क्या क्या होते हैं। मृदा अपरदन के अगर कारणों की हम बात करें तो सबसे पहला कारण जो निकल कर आता है वो आता है वनों का कटाव। लिख लेते हैं। दूसरा अगर देखें तो पशुचारण, ये अभी मैं आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगा। तीसरा अगर हम देखें तो निर्माण आ जाएगा, साथ ही आ जाएगा खनन। तीन हो गए ये। चौथा रीज़न अगर हम देखें तो हिमनद पहाड़ी क्षेत्र में। पांचवा देखें तो पवन के कारण भी होता है, पवन या वायु। और लास्ट रीज़न हम लिख सकते हैं जल या नदियों के कारण। ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से मृदा अपरदन होता है। इसको हम विस्तार से समझेंगे। होता क्या है, जैसे जिस क्षेत्र में या जिस भूमि में वन पाए जाते हैं वहाँ कटाव नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है कटाव नहीं होने का? उसका रीज़न ये है कि जो पेड़ होता है या पौधा होता है, जब आप देखोगे तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़े रखती हैं, मिट्टी को छोड़ती नहीं है। जो ऊपरी मृदा होती है उसको पकड़े रखती हैं। आपने देखा होगा कहीं कटाव होता है लेकिन जहाँ पेड़ होगा उसके पास हमेशा जगह ऊंची होगी, ज़मीन ऊंची होगी। क्यों? क्योंकि उसके पेड़ में उस पेड़ ने उस मिट्टी को वहाँ की को पकड़ रखा है। तो आजू बाजू की मिट्टी कट जाएगी लेकिन पौधे के पास आपको एक टीला जैसा दिखाई देगा जो मिट्टी उसकी जड़ों में जकड़ी रहेगी। तो अत्यधिक वनों के कटाव के कारण मृदा अपरदन होता है। हमें वनों की कम से कम कटाई करना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, मानवीय क्रियाकलापों के लिए वनों का अत्यधिक कटाव कर रहे हैं जिसके कारण मृदा अपरदन की समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। हमने देखा खेतों पे हम एक भी पेड़ नहीं छोड़ते हैं आजकल। आप देखो पहले खेतों की मेड़ों पे पेड़ हुआ करते थे या मेड़ हुआ करती थी। मेड़ मतलब खेत की जो सरहद हमारी होती थी और वो हमेशा खेत से ऊंची होती है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ही होती है। यहाँ अपरदन से मतलब कटाव ही है, मिट्टी का कटाव ही है। तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो जो आपकी खेत की उपजाऊ मिट्टी है वो बह जाएगी। तो एक रीज़न तो ये हो गया आपका वनों का कटाव या वनों का उन्मूलन जिसकी वजह से मृदा अपरदन होता है। फिर आता है पशुचारण या अत्यधिक पशुचारण। अत्यधिक से मतलब एक ही जगह में आप बहुत ज़्यादा पशु चरा रहे हो वहाँ बार बार, या बहुत ज़्यादा पशुओं का चराने का काम हो रहा है, उसकी वजह से भी मृदा का अपरदन होता है। इसको कैसे समझेंगे? आप कहीं भी पशु बांध आते हो अभी बारिश के सीजन में, वो क्या करेगा, उस क्षेत्र की पूरी वनस्पति को या घास को नष्ट कर देगा। जो छोटी घास होती है बारिश में जो उगती है वो सबसे ज़्यादा मृदा का संरक्षण करती है। बारिश आने के समय जो सबसे पहले चारा उगेगा जिसको हम घास बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा मिट्टी को पकड़कर रखती है। अब एक ही जगह आप बहुत ज़्यादा पशुओं को चराओगे, पशुओं में आपका भेड़, बकरी, गाय
सब हो सकते हैं। तो ये सब क्या करेंगे, उस घास को खत्म कर देंगे खा के, जो भी वनस्पति वहाँ होगी, और उसकी वजह से भी जब वो वनस्पति उसको पकड़कर नहीं रख पाएगी अपनी जड़ों में, तो मिट्टी का कटाव होगा। उस क्षेत्र में अगर पानी का तेज बहाव होगा, तो किसी एक विशेष क्षेत्र में अत्यधिक पशुचारण के कारण भी ये समस्या हमें देखने को मिलती है। अत्यधिक पशुचारण का उदाहरण आप भेड़ों से देख सकते हो। जहाँ से, जिस क्षेत्र से भेड़ें निकल जाती हैं, भेड़ मतलब जिससे हम ऊन प्राप्त करते हैं, राजस्थान में हमारे यहाँ पाली जाती है सबसे ज़्यादा, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से में। तो वो जहाँ भी चर जाएँ एक बार, तो वो सफाया करते हैं, और रेगुलर आप चराओगे तो क्या वहाँ की पूरी वनस्पति ही वो खा जाएंगे। तो एक दूसरा रीजन निकल के हमारा आता है, अत्यधिक पशुचारण की वजह से भी मिट्टी का कटाव होता है, क्योंकि वो वहाँ की वनस्पति को खा जाते हैं। फिर आता है निर्माण और खनन। निर्माण कार्य हम कहीं करते हैं या कुछ बनाते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। उस क्षेत्र में हमने कोई निर्माण कर दिया, बिल्डिंग बना दी, वहाँ मिट्टी हमने खोद के पटक दी, अलग टीला बना दिया। या खनन एक बहुत बड़ी हमारी ज़रूरत तो है, आवश्यकता तो है कि हमें खनन, क्योंकि बिना खनन के हमें सोना चांदी तांबा या जो भी सामान चाहिए जो उत्खनित हम करते हैं पृथ्वी से, वो प्राप्त नहीं होगा। तो खनन तो हम बंद कर नहीं सकते, हमें सब निकालना है, सोना चांदी हीरा तांबा कोयला एल्युमिनियम सब कुछ प्राप्त करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खनन। खनन कहते हैं उसको भूमि से खुदाई करके और खनिजों को प्राप्त करना, जो मिलते हैं वो खनिज, और जो क्रिया होती है उनको निकालने की, उसको बोलते हैं खनन। तो आजकल लगे ही, हमने गिट्टी की क्रेशर देखी होंगी अपने आसपास, जहाँ गिट्टी बनाई जाती है, वो ज़मीन को पूरा खोद डालते हैं, मिट्टी को खोद डालते हैं। तो इन सब वजह से भी किसी क्षेत्र में जो उपजाऊ भूमि है या मृदा है, उसका अपरदन या कटाव या बहाव होता है। हिमनद, जो हिमालयन क्षेत्र है, होता क्या है, वहाँ मिट्टी वैसी दलदली टाइप की होती है, और जब ये हिमनद टूटकर गिरते हैं या बहते हैं या इनसे एकदम पानी निकलता है तेज़ी से, तो उसकी वजह से भी जो हिमालयन क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे मृदा का कटाव होता है, जो होता है ज़्यादातर नदियों के किनारे। तो हिमनद की वजह से होता है। पवन या वायु की वजह से भी कटाव होता है। आप कहोगे ये कैसे संभव है कि वायु की वजह से मृदा अपरदन हो रहा है? तो इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा राजस्थान, जो हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है, जिसको हम थार का मरुस्थल बोलते हैं। वहाँ होता क्या है, एक दिन पहले यहाँ रेत का टीला बना हुआ है, तेज हवा चलेगी, आंधी चलेगी, पता चल रहा है वहाँ से रेत का टीला खत्म हो जाएगा, वो कहीं और जाके बन जाएगा, है ना। क्योंकि जो रेत है वो भी तो मृदा में ही आएगी, रेत की कण, क्योंकि वो क्षेत्र उपजाऊ नहीं बचा, इसलिए वो रेगिस्तान हो गया। तो ये अपनी जगह को बदल देती है, कटाव में सहायता देती है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे रेगिस्तानी भूमि हो या थोड़ी सी मरुभूमि हो, वहाँ पे वायु द्वारा भी मृदा अपरदन होता है। बड़े बड़े बवंडर बनते हैं और वो एक क्षेत्र की रेत को या मृदा को उठा के दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वायु द्वारा भी मृदा का अपरदन होता है। फिर जल द्वारा, पानी के द्वारा हमने देखा ये हमारे खेत कट जाते हैं, हम जहाँ देखा है, हम लोग जो देखते हैं वो देखते हैं जल के द्वारा, नदियों के द्वारा बारिश के समय में मृदा अपरदन हमने देखा है। इसको समझना, अपरदन बोलेंगे या कटाव बोलेंगे, जो आपके खेत पे होता है। हमने फसल बोई, बारिश हुई भयंकर, और फिर क्या होता है, जब हम खेत पे जाकर देखते हैं फसल के बाद, जस्ट अभी जैसे सोयाबीन बोया है, ये जो हमने खरीफ की फसल बोई है, उस समय हम खेत पर बोकर आए और हमारे खेत की मिट्टी बहकर बाजू के नाले में या नदी में चली गई। होता क्या है, खेत हमारा ढालू है और उसकी मिट्टी बह जाती है अत्यधिक बारिश के कारण। तो उसको क्या बोलेंगे हम, जल के कारण हुआ अपरदन, मृदा अपरदन। नदियों के कारण, नदियाँ जहाँ किनारे नदियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ, वो क्या करती हैं, अपने जो दोनों किनारे की साइड की जो मिट्टियाँ होती हैं या लगे हुए खेत होते हैं, वहाँ की ज़मीनों की मिट्टी को, जो उपजाऊ मिट्टी है, उसको बहा ले जाती है। ये चीज़ उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी जो नदियों के किनारे जिनके खेत हैं या उनकी भूमि है। तो ये अपरदन हमने यहाँ पर देखा। ये मुख्य कारण है अपरदन के। जल अपरदन, नदियों के कारण अपरदन। नदियों के कारण से अपरदन होने का सबसे ज़्यादा बड़ा उदाहरण अगर आप देख सकते हो तो वो है चंबल नदी के द्वारा किया जाने वाला अपरदन। चंबल नदी का नाम आपने सुना होगा। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान और यूपी की बॉर्डर बनाती है। ऊपरी हिस्से में इधर आपका राजस्थान आ जाता है आरजे, और नीचे में आपके डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे मध्य प्रदेश से। अगर मुख्य रूप से हम देखें तो श्योपुर, मुरैना, भिंड, इन जिलों की सीमा रेखा हमारी साझा होती है। इधर राजस्थान रहेगा श्योपुर साइड, मुरैना साइड, और मुरैना में ही
लगभग आगे जाके यहाँ इस साइड धौलपुर आ जाएगा जो राजस्थान में है, और इधर का जो एरिया है इटावा, ये यूपी वाला बेल्ट आ जाएगा। 3 राज्यों की वो सीमा रेखा तैयार करती है चंबल नदी। और चंबल नदी ऐसा है कि उसके जो किनारे हैं वो किनारों की सारी मट्टियाँ बहा ले गई है दोनों साइड से। अवनालिका अपर्दन, बड़े बड़े खड्ड बना दिए हैं उसने, नदी ने हजारों सालों से वो लगी है इसमें मट्टी का। सबसे ज़्यादा अपर्दन अगर कोई नदी करती है तो वो करती है चंबल नदी, और जिसके कारण वहाँ तैयार हो गए हैं बीहड़ या खड्ड। और उन बीहड़ों की स्थिति का फ़ायदा उठाकर ही वहाँ पर डाकू रहे बहुत समय तक। जितने भी फेमस डाकू हुए हैं वो कहाँ हुए हैं, इन चंबल नदी के किनारे, क्योंकि ये जो बीहड़ मिट्टी के जो टीले होते हैं ना एक दूसरे से, तो वहाँ पुलिस पहुँच नहीं सकती, बीहड़ है, जंगल है भयंकर, तो उनमें वो बचे रहते थे। अब तो नहीं है, अब डाकू वाला समय गया, लेकिन ये बनाती है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन कौन सी नदी करती है, तो सीधा सा आपको नाम देखना है चंबल ही पूछा जाता है। कहीं चर्मवती तो आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, चर्मवती भी चंबल का ही प्राचीन नाम है ना। और चंबल का जो उद्गम स्थल है वो है आपका कौन सा प्रदेश, चंबल का उद्गम है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से कहाँ से निकलती है, इंदौर से। और इंदौर में भी अगर हम बात करें तो जो मऊ तहसील है, मऊ तहसील में एक जगह है जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम स्थल है। वो जानापाव जो है वो भगवान परशुराम की जन्म स्थली है ना। तो ये प्रश्न है, जाके चंबल फिर बाद में यमुना में मिल जाएगी, यमुना गंगा में मिल जाएगी। हमें यहाँ समझना था सिर्फ अपरदन। तो मध्य प्रदेश में नदी द्वारा जो सबसे ज़्यादा अपरदन किया जाता है वो किया जाता है चंबल नदी द्वारा। ये हो गए उसके प्रकार। अब इसको रोकना भी एक समस्या है ना, कि भाई हम इसको रोके कैसे। तो ये सब चीज़ें हम करें, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएं, नए वनों की स्थापना करें, नए पौधे लगाएं, वनों का ज़्यादा कटाव ना करें, तो भी हम अपरदन को रोक सकते हैं। खेतों की जुताई में हम क्या उनको समांतर बोएं, ऐसा नहीं है कि ढालू जो ज़मीन है उसको सीधा सीधा बो दें, तो हम उसमें सीढ़ी नुमा खेत बनाएं। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, कटाव को रोकने के लिए, मतलब ये आपका खेत है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो ढलान वाले तो हैं ही, तो आप ऐसा सीधा सीधा कर दोगे तो मिट्टी कट जाएगी। तो वहाँ क्या करते हैं, वो छोटे छोटे क्यारी जैसे खेत बनाते हैं, जैसे अपने इधर लहसुन की क्यारियाँ बनाते हैं ना, इस तरह के वहाँ खेत होते हैं हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इसकी बोलते हैं सीढ़ी नुमा खेत। सीढ़ी नुमा खेतों से क्या होता है कि वो मिट्टी नहीं कटती, छोटी छोटी स्टेप में खेत होते हैं पहाड़ों पे, तो मिट्टी का कटाव रुक जाता है। वनों का हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। दूसरा, आपकी जो खेत की मेड़ है उस पर भी आपको सीरियल से वृक्ष लगाना चाहिए, है ना। तो वो क्या मेड़ रहेगी तो वो आपके खेत की मिट्टी के कटाव को रोक देगी। तो हमें वृक्षों को लगाना चाहिए। अभी तो होता क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेने के लिए मेड़ खोदने वाले लोग कुछ होते हैं ना, गांव के 50% नहीं 90% विवाद होते हैं मेड़ के चक्कर में। कुछ लोग होते हैं मेड़ खोदने वाले, तो वो हमें नहीं खोदना। खेत अगर हमें बचाना है तो निर्माण खनन कार्य में हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। किसी एक क्षेत्र में अत्यधिक पशुचारण नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा। पवन वायु को रोकने के लिए क्या होता है, जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं सीरियल से, और ऐसे पौधे लगाने चाहिए वहाँ पर जो उस पारिस्थितिक तंत्र में पनप सके। अब आप सोचो कि हम रेगिस्तानी में झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियों की जगह भैया रेगिस्तान रोकना और हम केले का पेड़ लगा दें, आम का पौधा लगा दें, तो वो वहाँ पल नहीं सकता। जो उस पारिस्थितिक तंत्र में ढल सके उस तरह के पौधे हमें वहाँ लगाना चाहिए। जल और नदियों के कारण भी अपरदन होता है। तो नदी किनारे अभी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं कि नदियों का जो किनारा है उसके 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर इस तट पे 1 किलोमीटर इस तरह में हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। मध्य प्रदेश में हुआ था, नमामि नर्मदे प्रोजेक्ट चला था। पूरी नर्मदा नदी के दोनों किनारे फलदार वृक्ष लगाए गए थे, क्योंकि किसानों की ज़मीन है तो आप वहाँ जंगली पौधे तो लगा नहीं सकते। तो किसानों को प्रेरित किया गया है नर्मदा नदी के दोनों तटों पे वृक्षारोपण करने के लिए, जिससे एक तो कटाव रुके, दूसरा नदी का प्रवाह हमेशा बना रहे। क्योंकि पौधे क्या करते हैं, पानी को भी सोख के रखते हैं। तो इस नदी में बहाव को रखना है, नदी को जीवित रखना है, तो हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। ये मुख्य चीज़ें हो गई हैं
मृदा अपरदन से रिलेटेड संरक्षण से मतलब है हमें उसको बचाना कैसे है, तो सीढ़ीनुमा खेत, वृक्षारोपण मुख्य चीज़ है इसकी, और मेड़ की ऊंचाई, मेड़ किनारे पौधे लगाना, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं मृदा संरक्षण के उपाय में। ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके जो साथी जो तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर करें। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो उनको भी जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, राजनीति विज्ञान वो अच्छे से समझना चाहते हैं, तो हमारा एक और चैनल है इजी पॉलिटी विद कमल सर, उस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। बहुत सरल तरीके से उन्होंने पॉलिटी पढ़ाई है। इसके अलावा अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक चैनल और है टॉप ऑफिसर करके, जो अभी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग की बहुत बढ़िया वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगी, कोडिंग डिकोडिंग किसी से भी रिलेटेड, तो आप वहाँ भी जाके विजिट कर सकते हैं और उन वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपको जॉब मिले।